हेलो एवरीवन। हमारा आज की रिवीजन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट। इस चैप्टर में हम दो मेन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। पहला है कंपनी एक्ट 2013 के स्टैट्यूटरी प्रोविजन एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड देयर आफ्टर थियोरेटिकल टॉपिक्स लाइक इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑडिट का स्कोप, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच की रिलेशनशिप, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स एटसेट्रा। इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो ऑलरेडी हम इनिशियल चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम दो मेन चीजों पर फोकस करेंगे, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड दूसरा अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इस चैप्टर से आप एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट है क्या? इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस so as to enhance the governance and achieve the organizational objective. So एक इंटरनल एक्टिविटी है मैनेजमेंट की जिसके थ्रू इंटरनल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देगा मैनेजमेंट को वेदर द इंटरनल कंट्रोल प्रिवेलिंग इन द एंटिटी आर इफेक्टिव और नॉट एंड व्हाट आर द रेमेडीज जो अप्लाई करनी चाहिए so as to enhance the governance and achieve the objectives of the entity. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एंड डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी भी आ सकती है। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 कहता है प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। अब वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कहां पर बताई गई हैं? रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014, जिसमें कहा गया एवरी लिस्टेड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, पेड अप कैपिटल, बोरोइंग, डिपॉजिट, दे मस्ट हैव एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज if they satisfy any one out of these four condition, any one, if the turnover, paid up share capital 50 crore rupees or more during the preceding financial year, turnover 200 crore or more during the preceding financial year, outstanding loan or borrowings from the bank or public financial institution exceeding, ध्यान दीजिएगा, exceeding 100 करोड़ और मोर। एक्सीडिंग वर्ड और मोर ये तो एक ही बात है, इक्वल टू का साइन बाय मिस्टेक नहीं आया यहां, मींस ये वर्ड नहीं होना चाहिए था यहां पर एक्सीडिंग, लेकिन मैं तो हटा नहीं सकता, लॉ में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे एज सच छोड़ देता हूं यहां पर। So, outstanding loan or borrowing from bank or public financial institution exceeding 100 crore or more at any point of time during preceding financial year, या फिर outstanding deposit of 25 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. So, यदि एक public company which is unlisted satisfy any one out of four condition, 25 करोड़ की कंडीशन है डिपॉजिट्स की, 50 करोड़ की कंडीशन है पेड अप कैपिटल की, 100 करोड़ की कंडीशन है बोरोइंग की, 200 करोड़ की कंडीशन है टर्नओवर की। 25 उसका डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। 25 की कंडीशन डिपॉजिट्स के लिए, 50 की कंडीशन पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, 100 की कंडीशन लोन और बोरोइंग्स के लिए, 200 की कंडीशन टर्नओवर के लिए। तो ये तो कंडीशंस है पब्लिक कंपनीज विच आर अनलिस्टेड। बट अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की। प्राइवेट कंपनीज के केस में सिर्फ दो कंडीशन बताई गई हैं, यदि दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए देन प्राइवेट कंपनी मस्ट आल्सो हैव एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम। एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर
200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 crore or more at any point of time during the preceding financial year. So, listed company में internal audit system होना जरूरी है. Public companies which satisfy any one out of 4 internal audit system होना जरूरी है. Private companies any one out of 2. यदि satisfied हो रही है, then internal audit system का होना जरूरी है. Who can be the internal auditor? Either a chartered accountant, may be in practice or not, or a cost accountant or such other professional as decided by the board of directors of the company, and that person may or may not be an employee of the company. तो ये हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी पुट की जा सकती है या फिर एमसीक्यू भी फ्रेम किया जा सकता है. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमें कवर अप करना है. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. एज पर स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 210 मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की एक्टिविटीज में ये सब एस्पेक्ट्स कवर अप होते हैं. So internal audit function includes the following activities. Number 1, they are required to define overall plan, scope and methodology of internal audit function on a periodic basis. Internal audit function also cover the activities of overseeing and monitoring various audit assignments, their planning, execution, reporting and subsequent disclosure of reported observations. Internal audit function activities also includes planning, acquisition, engaging, reviewing, but performance training and development of professional staff, talent and other resources. It also includes identification, source, engage and manage external experts and technical solutions wherever required. It also includes communication and engagement with the key stakeholder regarding the progress and achievement of the internal audit objectives. It includes development and maintaining a quality evaluation and improvement program. So 4 to 5 marks का एक theoretical question यदि एग्जाम में पूछा जाता है, what are the activities that are to be covered in the internal audit function as per the requirement of SIA 210, that is managing the internal audit function, तो आपको उसमें ये 6 पॉइंट्स कवर अप करने हैं. पहला पॉइंट, प्लानिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी को डिफाइन करना. इंटरनल ऑडिट फंक्शन की प्लानिंग, स्कोप, मेथोडोलॉजीज को ऑन अ पीरियोडिक बेसिस डिफाइन करना. वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स को ओवरसी करना, मॉनिटर करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, अब जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको रिपोर्ट करना और अपनी ऑब्जर्वेशंस को सब्सिक्वेंटली क्लोज करना. थर्ड वन, जो स्टाफ है, टैलेंट, अदर रिसोर्सेस है, उनकी परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्लान करना, एक्वायर करना, एंगेज करना, रिव्यू करना. Wherever required, external experts and technical solutions उनको आइडेंटिफाई करना, उनके सोर्स को फाइंड आउट करना, उनके साथ एंगेज्ड होना, उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करना. एंड जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना, उनके साथ एंगेज करना एज टू द progress and the development, progress and achievement of objectives, and develop and maintain quality evaluation and improvement program. तो ये एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं इस चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके पॉइंट्स क्या क्या आपको कवर अप करने हैं. तो एक टॉपिक आ गया हमारा, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. नंबर 2, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एज टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग फंक्शन है
that is to initiate the transaction, record the transactions, process the transaction, preparing the financial statement, and जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, सब्सिडियरी बुक, लेजर, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, उनके रिलेशन में इंटरनल ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, internal auditor is required to maintain a system of internal control through a continuous examination of accounting procedures. Internal auditor is required to provide adequate safeguards against the misappropriation of assets. Internal auditor is required to operate independently of the accounting staff. That means वो अकाउंटिंग का काम नहीं करेगा, वो अकाउंटिंग से अलग होकर के काम करेगा। उसका काम अकाउंटिंग का नहीं है, रादर उसका काम अकाउंटिंग की ओवरसीइंग का है, उसकी एप्रोप्रिएटनेस का, उसकी रीजनेबलनेस को इंश्योर करने का है। इंटरनल ऑडिटर नॉट टू इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। रीजन, जो इंटरनल ऑडिट है वो एक कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर आपको कोई चीजें एग्जीक्यूट नहीं करनी, रादर यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, सुपरवाइज, ओवरसी, मॉनिटर। Auditor is required to observe various facts and situations and bring them into the notice of the authorities who would otherwise never known them. Auditor is required to closely associate with the management and keep his knowledge up to date by being informed about all important events that may affect the business as well as the changes that are made in the business policies, and to perform his work with due independence. So, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 4 to 5 मार्क्स का। तो आपको ध्यान रखना है, एज फार एज अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर कंसर्न, उसके रिलेशन में इंटरनल ऑडिटर की एक्टिविटीज में हम किन किन चीजों को एज सच कवर अप करेंगे। नंबर 1, we need to maintain a system of internal control by the continuous examination of accounting procedure and to provide adequate safeguards for ensuring that assets are not being misappropriated. So internal auditor is required to provide adequate safeguards against any misappropriation of the assets. Number 2, internal auditor is required to operate independently of the accounting staff. Number 3, internal auditor is required not to involve in performance of executive function. Internal auditor is required to observe facts and findings and bring them into the notice of the authorities that would otherwise never known them. To associate closely with the management and keep the knowledge up to date by being informed about all important events that affect the business and changes that are made in the business policies, and to perform the work with independence. सो इस पर्टिकुलर चार्ट में हमने 3 टॉपिक को स्टडी किया। नंबर 1, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एज टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। नंबर 2, that is activities performed by the internal audit function as per SIA 210 and responsibilities of the internal auditor with respect to accounting function and the financial records. आगे बढ़ते हैं। Next, management function and scope of internal auditing. Development of internal audit plan. Internal auditor आपको अपना प्लान डेवलप करना है इन कंसल्टेशन विद द TCWG. So internal auditor should, in consultation with the TCWG, develop and document a plan for the internal audit engagement so as to conduct the audit engagement in a timely, effective and efficient manner. Plan should be developed in such a manner that all business processes covering
both financial and operational activities are covered in the internal audit activities. Ensure appropriate consideration is made and ensure adequate balance of these following aspects. Number one, various risks that underlying the business processes. Value that can provide by the internal audit to the organization. Efforts involved in conducting the internal audit for a particular business process. Risk appetite of the organization, and ensure consider coverage of all auditable areas within the defined time range. So जो ये टॉपिक है ये पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट प्लान से रिलेटेड हो गया। इंटरनल ऑडिटर आपको अपने प्लान को डेवलप करना है, डॉक्यूमेंट करना है। प्लान की डेवलपमेंट इन कंसल्टेशन विद टीसीडब्ल्यूजी होनी चाहिए। प्लान की डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट को टाइमली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट किया जा सके। इंटरनल ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त इंश्योर करिए ऑल बिजनेस प्रोसेसेस दैट कवरिंग बोथ financial and operating activities are reviewed by the internal audit function. Ensure appropriate consideration is made and ensure adequate balances of the following. Number one, risk that underlying the business processes. Value that internal audit provide to the organization. Efforts involved in conducting the internal audit for a particular business process, risk appetite of the organization, and coverage of all auditable areas within the defined time range. Now, ये है इंटरनल ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त किससे कंसल्ट करना है और क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। कंसीडरेशन में रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस, वैल्यू जो इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगी, एफर्ट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे इन कैरिंग आउट इंटरनल ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, एंड इंश्योर कि ऑल ऑडिटेबल एरियाज आर कवर्ड विद इन द डिफाइंड टाइम रेंज। तो इन मैटर को कंसीडर करते वक्त आपको अपने इंटरनल ऑडिट प्लान को इन कंसल्टेशन विद टीसीडब्ल्यूजी डेवलप करना चाहिए to ensure कि internal audit is being conducted in an efficient, effective and timely manner. Now, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरनल ऑडिट के फंक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज को कवर अप किया जाना, मीन स्कोप क्या है। इंटरनल ऑडिटर किन किन चीजों को रिव्यू करेगा, एग्जामिन करेगा। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। अब इस स्कोप में जो ये एक्टिविटीज है इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक डिफरेंस मेंटेन करके चलिएगा। ये टॉपिक है द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मींस जो इंटरनल ऑडिट टीम है वो इन सब बातों को ध्यान करेगी। चीफ इंटरनल ऑडिटर इन चीजों को कवर अप करेगा। इसके अंदर मैंने यहां पर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फंक्शन एस्पेक्ट को कवर अप नहीं किया। इसमें देखो क्या है कि आपको प्लान डेवलप करना है, स्कोप फाइंड आउट करना है, मेथोडोलॉजी। तो जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है, अब मैं इसकी पर्टिकुलर चर्चा कर रहा हूं। तो ये इंटरनल ऑडिट का पूरा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात कर रहा है कि जिसमें आपकी इंटरनल ऑडिट टीम की चर्चा हो गई, स्टेक होल्डर्स की चर्चा हो गई, क्वालिटी इवैल्यूएशन की चर्चा हो गई। तो पूरी इंटरनल ऑडिट फंक्शन की एक्टिविटीज को डील कर रहा था ये टॉपिक। अब उसमें से कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज है, उसमें इंटरनल ऑडिट के स्कोप, प्लानिंग, मेथोडोलॉजीज के अंदर से अब हम पर्टिकुलरली स्कोप की बात करेंगे। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, इट इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ। तो इंटरनल ऑडिटर मेन क्या क्या काम करने वाला है, वो रिव्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को। वो रिव्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को रिगार्डिंग कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी।
वो रिव्यू करेगा कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स ऑफ द एंटिटी एज वेल एज रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशंस को। वो डेटा कलेक्ट करेगा एज टू मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज टू एंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, आउटसाइडर्स को प्रोवाइड की जा रही है, वेदर दैट इज रेलिवेंट एंड रिलायबल। वो रिव्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को टू चेक क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बीइंग डिजाइन्ड इन सच अ मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी। वो रिव्यू करेगा वेदर द रिसोर्सेज आर बीइंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। वो रिव्यू करेगा accomplishment of goals and objectives। तो ये इंटरनल ऑडिट का पूरा स्कोप है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन एक्टिविटीज एज पर SIA 210 पूछा गया आपसे, या आपसे इंटरनल ऑडिट वर्क का जनरल स्कोप पूछा गया? तो इंटरनल ऑडिट वर्क के स्कोप में रिव्यू कवर है किन किन चीजों का? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर का। रिव्यू कवर है सिस्टम रिगार्डिंग कस्टोडियनशिप एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स का। रिव्यू कवर है कंप्लायंसेस का ऑफ द एंटिटी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का। रिव्यू कवर है सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डेटा बोथ मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी सो एज टू एंश्योर वेदर द इंफॉर्मेशन दैट इज मेड अवेलेबल टू द एंटिटी मैनेजमेंट, आउटसाइडर, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर इज रेलिवेंट एंड रिलायबल। रिव्यू कवर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वेदर इट इज इन कॉन्सेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, कि जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन की गई है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। रिव्यू कवर है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरीज, एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो स्कोप है, इस स्कोप में से कुछ पॉइंट्स, नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड नंबर 3 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैंने रिवीजन चार्ट्स में कवर अप किया है। सारे पॉइंट्स की डिटेल हमने रेगुलर बैच में कवर की है, बट एज सच दे आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन में मैं उन्हें कवर नहीं कर रहा। बाकी पॉइंट्स को, जैसे कस्टोडियनशिप एंड सेफ गार्डिंग का, कंप्लायंस का, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डेटा का, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का, तो इन्हें आप रिवाइज करना चाहें तो मेन बुक में से या फिर क्लास नोट्स में से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। नंबर 1 रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, नंबर 2 अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नंबर 3 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द प्रोसीजर। इट इन्वॉल्व्स assessing the design and operational efficiency and effectiveness of the internal control system so as to strengthen the overall internal control environment. The objective is to minimize the overall internal audit risk, inherent control as well as डिटेक्शन रिस्क। यदि इंटरनल कंट्रोल आपने रिव्यू किया और उसके बेसिस पर आपने आगे के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन किया, आपको पता है इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस से ही आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिजाइन होते हैं। इंटरनल कंट्रोल इफ इट अपीयर्स टू बी स्ट्रांग, देन आप लेस एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर जा सकते हैं, बट इफ द इंटरनल कंट्रोल इज वीक, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मोर एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करने का, जो रिव्यू करने का एक ऑब्जेक्टिव है, अपने ओवरऑल इंटरनल ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना है। एंड व्हाइल reviewing the internal control system procedure, you are required to consider the various limitations of internal control, like cost benefit comparison, human errors, collision, abuse by the process owner, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में मटेरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट के चैप्टर में कवर अप भी किया था, वेरियस लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। चेक क्या इंटरनल कंट्रोल दे वर इन यूज
throughout the period of intended reliance. दैट मीन्स हम इंटरनल कंट्रोल की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। क्या इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड जिसके लिए इंटरनल ऑडिट की जा रही है कंटिन्यू रहा था? क्योंकि यदि बीच में कोई भी ब्रेकडाउन आता है फॉर अ स्पेसिफाइड पोर्शन, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल अटेंशन। तो यदि ये एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड while reviewing the internal control system and the procedure by the internal auditor, तो आपको इन पॉइंट्स को कवर अप करना है। that review of internal control system and procedure involves assessment किसका? design and operational efficiency and effectiveness of internal control system so as to strengthen the overall internal control environment of the entity. The objective of review of internal control system and the procedure is to minimize the overall internal audit risk. And while reviewing the internal control system and procedure, consider the limitations of internal control like cost benefit comparison, human error, collusion, abuse by process owner, etc. And check whether the internal control are in use throughout the period of intended reliance, and if there is any breakdown it requires special attention. तो एक पॉइंट तो स्कोप में से हमने ये डिटेल में कवर अप किया है। देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिटेल में कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. So internal auditor, you are required to conduct an appraisal of the organization structure so as to determine whether the organization structure it is in harmony with the objective of the enterprise and whether the assignment of the responsibilities, जो authority and responsibility, जो authority आपको दी गई है, क्या उस authority का यूज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो आपको असाइन की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या वो वेल डिफाइंड है, क्या वो अप्रोप्रिएटली डिजाइन है, और जिस पर्सन को जो अथॉरिटीज दी गई हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती हैं. मींस मैं जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए क्या आपने मुझे नेसेसरी अथॉरिटी अवेलेबल करवाई है, या आपने मुझे अथॉरिटी तो दे दी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की है मेरे लिए. तो इंटरनल ऑडिटर आपको ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अप्रेज करना है सो एज टू असर्टेन वेदर इट इज इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी एंड वेदर असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन कॉन्सेंस देयरविद. फॉर दिस पर्पस ऑडिटर क्या क्या करेगा? रिव्यू द मैनर इन विच वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड for the managerial control like marketing, accounting, sales, credit sale, cash sale, purchase, departmental activities, responsibility centers. तो जो वेरियस एक्टिविटीज है वो किस तरीके से ग्रुप की गई हैं so as to find out whether the responsibilities and the authority are in harmony with the grouping pattern. Examine the organization chart to find कि जो organization structure है that is simple and economical और किसी भी function को undue advantage नहीं दिया जा रहा है, dominance नहीं दिया जा रहा है over the other functions. Ensure responsibilities of the managerial staff at the headquarter do not overlap with the responsibilities of chief executive at the operating units. जैसे एक तो हो गया ब्रांच हेड जो ब्रांच को मैनेज कर रहा है, दैट इज ए ऑपरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट का चीफ एग्जीक्यूटिव, और एक जोनल मैनेजर जो इस ब्रांच को लुक आफ्टर करता है. जैसे जोनल मैनेजर 3-4 ब्रांचेस को लुक आफ्टर करता है. तो ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग यूनिट्स के हेड हैं और जो मैनेजरियल स्टाफ बैठा है हेडक्वार्टर पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में ओवरलैप ना करें. एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव.
मतलब एक पर्सन डेफिनेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर रहा है और एक एम्प्लॉय एक ही पर्सन को अपना रिपोर्टिंग कर रहा है। एग्जामिन, there is a unity of command, that means one person report only to one person। यदि मेरी रिपोर्टिंग x को भी है, y को भी है, z को भी है, then it creates a problem। x मुझे कुछ कहेगा करने को, y मुझे कुछ कहेगा, z कुछ और कहेगा। so unity of command should be there, span of control should be there कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर सकता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। Evaluate the process of managerial development। So ये टॉपिक भी थियोरेटिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है कि इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अप्रेज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके अंदर उसको किन किन एक्टिविटीज को एज सच कवर अप करना है। नेक्स्ट वन, दैट इज रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, tangible as well as intangible। Check, operating standard and norms have been established so as to measure economical and efficient use of resources। तो operating standards define किए गए हैं, so much raw material is allowed to be used as a input to produce a defined quantity of output। तो जैसे स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के, तो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स दे आर फिक्स्ड। और जरूरी नहीं है कि यहां पर आप वही सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले वेरिएंसेस की बात करें, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड। ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी डिटेल्ड एनफ to be identifiable with the specific operating responsibilities and should be capable of use by the personnel for monitoring and evaluating their performances। Review how these operating standards are being established, कैसे established किया जाता है। तो पहले पॉइंट में है, क्या ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, क्या ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड इतने डिटेल्ड में एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं दैट दे आर आइडेंटिफाइएबल विद द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पांसिबिलिटीज। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। जो assumptions यूज की गई हैं while setting the standards, उन assumptions की reasonableness को एग्जामिन करिए, whether they are appropriate and necessary। thereafter standard norms and actual performance, उसका comparison। where there is a wide divergence between the actual performance and the corresponding standards, reasons may be considered and identify the facilities which are underutilized, idle capacities। so utilization of resources के अंदर आपको मेन वर्ड्स जो ध्यान रखना है वो है ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स का। whether operating standard and norms have been established, whether they are detailed enough to be identifiable with the specific operating responsibilities, review the methods of establishing the operating standard and norms, examine the assumption made while setting the standards, in case there is a wide divergence between the actual performance and the corresponding standards, ascertain the reasons, analyze the reasons, identify the facilities which are underutilized। so ये था हमारा टॉपिक एज टू द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस एंड अदर क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। क्या वही चीज इंटरनल ऑडिटर से भी एक्सपेक्ट की जाएगी? यदि इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है
then internal auditor must also be a person of integrity, must carry out his work with due independence and the objectivity. Internal auditor shall be free from any undue influences which force him to deviate from the truth. Internal auditor should resist any undue pressure in establishing the scope or manner in which the assignments are being conducted and reported. Overall organization structure of key personnel, position and reporting of chief internal auditor, along with the power and authority provided to chief internal auditor, all these things establishes independence of the internal auditor. Internal auditor should be honest, truthful, be a person of high integrity. He must operate in a highly professional manner. He must be fair in all his dealing. He must avoid all conflict of interest. He must not seek to derive any undue personal benefit. Internal auditor should conduct his work in a highly objective manner. He shall not allow any prejudice to override his objectivity. A very simple topic. तो इंटरनल ऑडिटर आपको किसी भी तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री रहना है. You need to resist any undue pressure while establishing the scope or defining the manner in which the assignments are to be conducted and reported. Organization structure, position and reporting of chief internal auditor, power and authority provided to him. These things establishes the independence of internal auditor. Internal auditor shall be honest, truthful, integral, operate in a highly professional manner, be fair in all his dealing, avoid all conflict of interest, shall not seek any undue personal benefit. He must conduct his work in a highly objective manner. He shall not prejudice. He shall not allow any prejudice to override his objective. Now, अब बात करते हैं what are the essential qualities. Internal auditor must have expertise. अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ये तो हो गई उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी. अब ये आ गई उसकी टेक्निकल क्वालिटीज. आपको किन किन चीजों की नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होना चाहिए. इंटरनल ऑडिटर आपको इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर को, तो आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए for evaluating the internal control system, particularly in relation to accounting and financial matters. You must have expertise in accounting and financial aspect. You must have the ability to evaluate the operational performance and non-monetary operational control. You must have knowledge of commerce, law, taxation, cost accounting, economic, quantitative method, and automated system. You must have a thorough understanding of accounting software, ERP system, and other applications being used by the entity, along with the knowledge of basic controls related to IT. You must have an understanding of the management principles and the technique so as to deal with the people working in the entity. You must ensure the confidentiality of the information acquired in course of work. तो अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, इंटरनल ऑडिटर आपकी क्वालिटीज में क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं. यू मस्ट हैव द एक्सपर्टीज अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल की, एंड रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस. यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कॉमर्स, लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑटोमेटेड सिस्टम, quantitative techniques, accounting software, ERP system, and controls related to information technology, management principles, techniques, etc., etc., etc. Again, a very simple topic. So this is about the
integrity, objectivity, independence, confidentiality, technical knowledge of the internal auditor. आगे बढ़ते हैं. Performing internal audit engagement. Step by step activity internal audit की. Number 1, internal auditor you need to obtain knowledge of business and its environment. जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी करता है वही काम तुम भी करोगे. Internal auditor need to conduct initial meetings with the key stakeholder, board of director, key managerial person so as to obtain an understanding किन चीजों की. Business environment, business operation and top management expectation from internal audit function. He need to obtain understanding of standard operating procedures and financial statement, information technology landscape and various application ERP system and MIS, regulatory requirements या landscape and applicable law and regulation. तो सबसे पहला काम आपने अंडरस्टैंडिंगली बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस ऑपरेशन की, टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आईटी की, related law and regulations की. After obtaining this understanding, you need to perform the audit plan. You perform audit planning. तो इसके अंदर क्या है, आपको प्लान डेवलप करना है. और आपको ध्यान हो तो प्लान के लिए भी मैंने आपको पहले एक टॉपिक अभी कराया है. ऑडिटर, you need to develop and document a plan for the internal audit engagement so as to conduct the engagement in efficient and effective timely manner, and that plan should be developed in consultation with the TCWG. Plan should be developed in such a manner that all business process covering both financial and operational activities are being covered, reviewed by internal audit function. And various aspects that are to be considered in development of internal audit plan: risk underlying business process, risk appetite of the organization, value that internal audit provide to the organization, efforts involved in conducting internal audit for a specific business process, coverage of all auditable area within the defined time range. तो ये तो बात थी कि आपको जो प्लान डेवलप करना है, उस प्लान को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइमली मैनर में कंप्लीट की जा सके. एंड प्लान को डेवलप करते वक्त आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, उसी से मिलती जुलती चीजें आपको यहां पर भी करनी है. यू नीड टू प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट एज पर SIA 310. जो प्लान है जिस और स्कोप है इंटरनल ऑडिट का, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. प्लान की डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने आपको इंटरनल ऑडिट का स्कोप भी कराया था कि इंटरनल ऑडिट के स्कोप में रिव्यू कवर होता है किन किन चीजों का: इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स का, सिस्टम रिगार्डिंग कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स का, कंप्लायंस विद द प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर एंड लॉ एंड रेगुलेशन का, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट एंड रिलायबल वन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का. सो प्लानिंग के साथ ही आपको अपनी इंटरनल ऑडिट का स्कोप भी डिफाइन करना होता है. तो वही पॉइंट यहां पर अब कवर अप किया गया है कि प्लान एंड स्कोप जो डिफाइन किया गया, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी एंड BOD. दैट इज, ये क्या है, दोनों ही TCWG. कंडक्ट द मीटिंग विद द की स्टेक होल्डर बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. Detailed work plan must be prepared by the audit manager and need to be approved by the head of internal audit. Gather the required information. Obtain required information and perform the check to ensure whether the information that is being collected by you is correct and appropriate. So, internal auditor is required to
perform various checks to ensure completeness and the integrity of the information received, and for that purpose कोशिश करिए डायरेक्ट अपने आप सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। आपको ध्यान हो तो ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली कलेक्ट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रेफरेंस में था वो प्रोविजन, वो ज्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड थ्रू द मैनेजमेंट। नाउ अब सबसे पहला आपने क्या काम किया, आपने नॉलेज ऑब्टेन की अबाउट द बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट, देयर आफ्टर आपने ऑडिट प्लानिंग की, फिर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब ऑडिट चेक, collate all the data and perform the analytical procedures so as to identify any key trend, and analytical procedures are to be carried out as per the SIA 6 analytical procedure. Wherever samples are to be selected, select the sample as per the SIA 5 sampling. जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं दे नीड टू बी इवैल्यूएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SIA 320 internal audit evidence. Prepare detailed list of identified audit issue and control gaps. Interim report for the time being may be issued after proper review of work performed in accordance with SIA 350, review and supervision of audit assignments. Documentation of working paper is also to be ensured as per SIA 330 internal audit documentation. So SIA 6 analytical procedure, SIA 5 sampling, SIA 320 internal audit evidence, 350 review and supervision of audit assignment, 330 internal audit documentation. तो ये बेसिकली हमारी डिटेल्ड एग्जीक्यूशन स्टेज है जिसके अंदर हमने सैंपल्स के लिए SIA 5 को यूज किया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया एज पर SIA 6, जो एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए बाय परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसीजर दे नीड टू बी इवैल्यूएटेड एज पर 320, ऑल एविडेंसेस नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 330, इंटरिम रिपोर्ट्स आर टू बी इशूड कंसीडरिंग द वर्क जो परफॉर्म किया है स्टाफ ने, और उसके लिए SIA 350 रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। नो, काम हो गया, रिपोर्ट बनी, पहले ड्राफ्ट बनेगा फाइनल रिपोर्ट का, जो अब इंटरिम की जगह फाइनल पर आ गए, फाइनल रिपोर्ट का भी पहले ड्राफ्ट बनेगा फिर फाइनल रिपोर्ट बनेगी। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द इश्यूज comprising of business processes or function review. इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में आपने जो इशू फाइंड आउट किए हैं वो सारे कवर अप करें कि यहां पर वीकनेसेस है, यहां ये प्रॉब्लम है। इसके ऊपर मैनेजमेंट का एक्शन प्लान शुड बी एग्रीड अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, who is responsible to take action and the timeline within which that action is to be taken, and timeline for the actions. Review the status of action taken by the management and report status of such follow up in his audit report. Circulate final report and present the findings to the audit committee and adhere to 360 and 370. 360 communication with the management and 370 reporting results while sharing the result of internal audit with the stakeholders. So now, अब ये जो रिपोर्टिंग है इसके ऊपर हमारे पास डिटेल्ड SIA 370, 380 और 390 के प्रोविजंस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये जो स्टेप नंबर 5 है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट का, इसकी फर्दर डिटेल है। टॉपिक नंबर 16.5 में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग की दो स्टेज होती है। एक स्टेज है कि आपने एक ऑडिट एक्टिविटी को कवर अप किया और उस एक्टिविटी को कवर अप करने के बाद आपने एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई और आपने दे दी।
इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज की इंटरनल ऑडिट आपने की है, और फिर जब वो सारी अलग अलग एक्टिविटीज की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आपने जो बनाई थी, जब आपका पीरियड खत्म हुआ, चाहे वो क्वार्टर है, हाफ ईयर है या ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके कंप्लीट होने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप बनाकर देते हैं, दैट इज अ पीरियोडिक रिपोर्टिंग। जो SIA 370 है, SIA 370 है, वो पर्टिकुलरली बात करता है कैटेगरी 1 की ऑडिट रिपोर्ट, कैटेगरी 1 की ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्टिंग ऑफ internal audit results is undertaken in 2 stages. Stage 1, at the end of particular audit assignment, जैसे PPE, intangible assets, trade receivable, inventory, जो भी आपकी पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट है वो कंप्लीट हुई तो आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई कवरिंग दैट स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ एंटिटी, एंड इन दैट रिपोर्ट हाईलाइट द की ऑब्जर्वेशन दैट अराइज फ्रॉम दोज असाइनमेंट। दूसरी रिपोर्ट है जो पीरियोडिक बेसिस पर बनाई जाती है एट द एंड ऑफ अ पीरियड। It is a comprehensive report of all internal audit activity and is prepared by the Chief Internal Auditor. Such reporting is done on quarterly basis and submitted to the highest governing authority, that is Audit Committee. और जो हमारा SIA 370 है, that deals with the first type of report only. तो SIA 370 deal with the internal auditor responsibility to issue only first type of report, that is internal audit report pertaining to specific audit assignment and not to the periodic. Key elements included in the internal audit report, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो बस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में किन किन चीजों को कवर अप किया जाना चाहिए उसकी चर्चा है यहां पर। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में ओवरव्यू आएगा, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच दैट इज बीन फॉलोड बाय द इंटरनल ऑडिटर, फैक्ट that the internal audit has been conducted in accordance with the standard on internal audit, executive summary of the key observation covering all important aspects and be specific to the scope of assignment, summary of the corrective action required or agreed by the management for each observation, nature of assurance if any which can be derived from these observations. So while preparing an इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते वक्त आप अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, स्कोप, जो अप्रोच आपने फॉलो की है, अ स्टेटमेंट दैट इंटरनल ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, गिवन an executive summary of the key observation covering all the important aspects, be specific in relation to the area that are covered in the scope of assignments, summary of corrective actions required or agreed by the management, nature of assurance if any that can be derived from the observations. Now explanatory comments on elements of internal audit report. The manner in which the internal audit report is drafted and is presented, it is a matter of professional judgment. Standards on internal audit does not mandate any particular format or list of content. If any level of assurance is provided, then SIA 380 issuing assurance report is to be considered. What are the elements of a typical internal audit report? Generally जो यहां चीज कवर अप की गई थी कि एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड, तो वही चीज को उसने यहां एलिमेंट्स के नाम से लिख दिया।
ऑडिट का स्कोप, पीरियड, समरी एग्जीक्यूटिव, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग, रेटिंग ऑफ हाईलाइटेड इश्यूज, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उनको हाई, मीडियम, लो, इन अकॉर्डेंस विद द रेटिंग क्राइटेरिया दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी, आपकी रिकमेंडेशन सो एज टू इंप्रूव द कंट्रोल एनवायरमेंट, response that are received from the responsible functional authority, containing action plan, the person who are responsible for taking the action plan, timeline within which the action plan is to be implemented. फिर आता है टॉपिक फॉलो अप. एज पर SIA 390, that is monitoring and reporting of प्रायर ऑडिट इशू. जैसे क्वार्टर 1 के अंदर जो इशू रेज्ड हुए, तो क्वार्टर 2 में आप बताएंगे क्वार्टर 1 के इशू के ऊपर क्या एक्शन मैनेजमेंट ने लिया है. If no action is being taken by the management, reasons to be ascertain why action has not been taken. If the satisfactory action has been taken, it needs to be reported. If not taken, then also it needs to be reported. द चीफ इंटरनल ऑडिटर वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग ऑफ क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड इशू. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं और फ्री, उसके बाद क्या मैनेजमेंट ने एक्शन लिया क्या नहीं लिया, दे आर नॉट कंसर्न. उन्होंने तो रिपोर्ट बनाई, दे आर द एक्सटर्नल ऑडिटर. रिपोर्ट इशू की, मैनेजमेंट की ड्यूटी है उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी जो भी उनको एक्सप्लेनेशन देनी है डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करते हैं. ऑडिटर से कोई क्वेश्चन है तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पूछा जा सकता है. ऑडिटर ने कोई बात रखनी है वो एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रख देता है. लेकिन इंटरनल ऑडिटर इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी. मैनेजरियल का एक कंट्रोलिंग फंक्शन है. तो इंटरनल ऑडिटर की जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, उन एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, क्या टाइमलाइन फिक्स की गई थी, उस टाइमलाइन में एक्शन लिया या नहीं लिया, जो एक्शन लिया उसका रिजल्ट क्या निकला, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इन सब चीजों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है. जो भी प्रायर ऑडिट के इशू थे उनको क्लोज करना है एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर. एज पर SIA 390, that is monitoring and reporting of prior audit issue, the chief internal auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issue through a timely implementation of action plan included in the past audit. In monitoring and reporting ऑफ प्रायर पीरियड इश्यूज, जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है वो जनरली एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट ATR तैयार करता है. इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट. इफ नो एक्शन इज टेकन, ड्रॉ द मैनेजमेंट अटेंशन टू इट. Where management has accepted the recommendation and initiated the necessary action, review the manner and the extent of implementation of the recommendation and report to management highlighting the recommendation which have not been implemented. ये टॉपिक है जो लर्न करने वाला बनता है. एलिमेंट्स ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट. सबसे पहले रेफरेंस दीजिए किसका, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग का, कंटेनिंग द रिपोर्टेड इश्यूज. कि आपने क्वार्टर 1 ऑफ करंट ईयर या क्वार्टर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर में कौन से पीरियड की रिपोर्ट में किस मैटर को, किस इशू को रेज किया था, और उसके ऊपर व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन एक्शन दैट इज बीन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट along with the target implementation date. For example, हम मानकर चलते हैं कि परचेजिस के ऊपर कोई इशू था. मैनेजमेंट ने कहा हम परचेजिस को सेंट्रलाइज कर देंगे बाय द 30th of June. तो ठीक है,
क्या इंप्लीमेंटेशन एक्शन प्लान एग्रीड हुआ था, उसका टारगेट टाइमलाइन क्या था, status of action taken by the management and to be classified whether implemented or not implemented, और उसको लेने के बाद भी क्या कोई रिस्क बचा हुआ है, एनी रेजिडुअल रिस्क, और जो अनइंप्लीमेंटेड एक्शन प्लान है उसकी रेटिंग हाई मीडियम लो। हाई है देन इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड होगा, लो है ठीक है कोई बात नहीं चलेगा थोड़ा बहुत। Audit findings that are not been implemented for a long period of time also to be covered in the action taken report, and any critical findings that require immediate action, that require immediate attention for action or implementation। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के एलिमेंट्स में हम किन किन चीजों को एज सच कवर अप करते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक एज टू द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल ऑडिटर एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर। बड़ा आसान टॉपिक है। रिलेशन क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों का स्कोप ऑफ एरिया लगभग सेम है, तो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है, और इस रेफरेंस में एसए 610 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इंटरनल ऑडिटर ऑपरेट इन एरिया लाइक रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, examination of financial and operating information, examination of existence, effectiveness and efficiency of business operation। ये इंटरनल ऑडिटर के वर्क स्कोप का पार्ट है। While working in these areas, there is a lot of overlapping between the work of internal auditor and the external auditor। Evaluation done by internal auditor in respect of internal control, reliability of financial information, verification of assets is also required to be done by the external auditor। Hence, it is obligatory for the statutory auditor to examine the scope and effectiveness of work carried out by the internal auditor। और यदि आपको ध्यान हो तो कारो के पैरा 3 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि क्या कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम वेदर इट इज कमेंसरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, एंड हेंस और स्टैट्यूटरी ऑडिटर should examine the organization of internal audit department, strength of internal audit staff, their qualification, powers, etc. External auditor should evaluate the internal audit function to the extent he considers that is relevant for his purposes, determining nature, timing and extent of compliance and substantive procedure। तो based upon the evaluation जो उसने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का किया है, इफ ही फील्स इट सेटिस्फैक्टरी कि यस इंटरनल ऑडिट के काम को यूज किया जा सकता है, तो वो अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को कंपैरेटिवली कम कर देता है। ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर खत्म कर देगा, वो उसको लेस एक्सटेंसिवली परफॉर्म करेगा। बट if he is of the opinion that the work of internal auditor cannot be used due to the reason that objectivity of internal auditor has been significantly compromised, internal auditor is not a competent person, internal auditor has not used a systematic and disciplined approach, etc., any reason can be there, in that case he has to perform his substantive procedure more extensively। Depending upon such evaluation, external auditor may able to adopt less extensive procedure than would otherwise be required। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के किन एरियाज को जनरली एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में उसका स्टेटस क्या है, उसके स्कोप ऑफ फंक्शन में क्या क्या चीजें कवर अप की गई हैं,
competency of that person to perform the desired task, professional care that has been taken by the internal auditor. Evaluate whether internal audit is being undertaken by an outside agency or internal audit department within the organization. If any limitation or restriction is put by the management over the scope of the internal audit function, that needs to be carefully evaluated. Scope of function: ascertain nature and depth of coverage of the assignment which internal auditor discharges for the management. Ascertain to what extent management consider and act upon the recommendations of the internal auditor. Technical competency: ascertain that internal audit is being performed by the person having the adequate training and proficiency. Review the experience and the professional qualification of the person undertaking the internal audit work. Due professional care: ascertain whether internal audit work appears to be properly planned, supervised, reviewed, and documented. So, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिव्यू करने रिलाई करने से पहले, ऐसे 610 के अंदर भी आपने पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहते हो या आप इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो, देन before using the work of the internal auditor or before availing the direct assistance of the internal auditor, there are certain activities जिसमें primarily आ जाता है evaluation of competence, capability, objectivity of the internal auditor, level of knowledge possessed by the internal audit team, competency of the internal audit team, approach that is being followed by the internal auditor, etc. तो वही चीज यहां पर आ जाती है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या चीजों को इवैल्यूएट करेगा बिफोर पुटिंग रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. नंबर 1, he need to evaluate the organizational structure, scope of function, technical competency of that person and due professional care. Now, अब इसके बाद दो मिसलेनियस टॉपिक है हमारे. एक टॉपिक है इंटरनल ऑडिट as a management function. Of course it is a management function. मैनेजमेंट की 5 एक्टिविटीज होती हैं. कौन कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जो पहली 4 एक्टिविटीज हैं दे आर क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स सो एज टू क्रिएट एंड ग्रो द स्टेक होल्डर वेल्थ. और पांचवी जो एक्टिविटी है कंट्रोलिंग, दैट इज टू प्रिजर्व द स्टेक होल्डर वेल्थ. और जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है that provide independent assurance on the effectiveness of the internal control and the risk management process to enhance the governance and entity objective. ये आपको डेफिनेशन में भी आज पढ़ाया था. तो जो इंटरनल ऑडिट है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन. और मैनेजमेंट की कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनता है? 5 एक्टिविटी है मैनेजमेंट फंक्शंस में. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग and directing and controlling. So internal audit is an important element of controlling function. It helps the management to set up the appropriate system and the processes in place so as to mitigate the risk while remaining independent to the operations. Internal auditor is expected to report on identified gap, area of weak internal control, to identify root cause of the problem, suggest the appropriate mitigating step, strengthen the overall internal control environment of the organization. So through these activities, क्या internal auditor management को help कर रहा है in achievement of the objectives of the entity? Of course, yes. And hence we can say internal audit is a very important management function. Accordingly, internal audit is seen as an important function that helps the management to achieve organization goal
and perform its function in an orderly manner. तो क्वेश्चन मुश्किल है बट हो सकता है पूछ लें। इंटरनल ऑडिटर इज ए, या यही लाइन लिखकर, इंटरनल ऑडिट इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इन एन ऑर्डिनरी मैनर। एक्सप्लेन। तो आपके आंसर में ये ऊपर वाले 5 पॉइंट आने चाहिए। नो, इसके बाद मूव करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है? It is a sequential record of the changes that are being made to the data record statements. And such record या such chronological record includes what? कब चेंज किया गया, किसने चेंज किया, क्या चेंज किया गया, when changes were made, who made the changes, what data was changed. In order to demonstrate that audit trail feature was functional, operated, and was not disabled, a company is required to design and implement specific internal controls. And predominantly, these controls are IT controls. And these controls are to be designed by the entity, implemented by the entity, but to be evaluated by the statutory as well as internal auditor. तो जो कंट्रोल्स हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं बाय द मैनेजमेंट, सो एज टू इंश्योर कि जो ऑडिट ट्रेल फंक्शन है, इट वाज थ्रू आउट द ईयर फंक्शनल एंड इट वाज ऑपरेटिंग एंड इट वाज नॉट डिसेबल्ड। मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स डिजाइन करे हैं, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे हैं। तो ये कंट्रोल किन किन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक शायद मई 24 के एग्जाम में आया भी है। लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, ऑपरेटेड टू इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल फंक्शन was operated and functional throughout the year and was not disabled. Controls to ensure audit trail feature has not been disabled or deactivated. Control, जो पर्सन सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, डेटा को एंटर कर रहे हैं, डेटा को ऑल्टर कर रहे हैं, ऑल पर्सन्स आर बीन असाइन्ड विद द यूजर आईडीज। Controls to ensure that user IDs are assigned to each individual and these user IDs are not being shared. Audit trails के configuration में किसी भी तरह का चेंज किया जाता है, that needs to be authorized and a record of such changes is being maintained. Audit trail की access, it should be restricted and access log whenever the audit trail has been accessed by managerial person needs to be maintained. Periodic backup of the audit trail are to be taken and need to be preserved, archived as per the statutory period specified by the relevant law. So आपको controls exercise करने हैं to ensure कि audit trail का फीचर डिसेबल नहीं किया गया, डीएक्टिवेट नहीं किया गया। यूजर आईडीज असाइन किए गए हैं टू ईच इंडिविजुअल एंड दे आर नॉट बीन शेयर्ड। चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑडिट ट्रेल आर बीन ऑथोराइज्ड एंड लॉग्स ऑफ द चेंजेस आर बीन मेंटेन्ड। एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल आर ऑथोराइज्ड एंड अ लॉग ऑफ सच access has been maintained. Periodic backup of the audit trail has been taken and preserved as per the relevant statutory provisions. So, this is all about chapter number 16 and we can expect a 4 to 5 marks question descriptive nature का और 2 or 4 marks के multiple choice question from this chapter. तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और कल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। और एक चीज जो हमेशा कहता आया हूं और अब भी कहूंगा, रिवीजन हो गई, कंटेंट स्टडी कर लिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करना है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। एंड दैट प्रैक्टिस वो बुक में से
एज वेल एज रिटन प्रैक्टिस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। बेशक देख कर लिखिए, बट रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट 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 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके साथ आज के सेशन को करते हैं ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।